स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे विश्व मानव अधिवास, और इसमें हमने कल तक पढ़ा अधिवास किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। अब इसमें अपन बात करें बेटा, तो ग्रामीण अधिवास के प्रकारों में अगर हम बात करेंगे तो ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं, ग्रामीण अधिवासों की अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ चुके हैं और ग्रामीण अधिवासों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रामीण अधिवास होते हैं 4 प्रकार। तो मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रकार कहा जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के लिए भौतिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जाति, धर्म, सुरक्षा आदि अनेक कारक उत्तरदायी हैं। सामान्यतः ग्रामीण अधिवास निम्नलिखित 4 प्रकार के दृष्टिगोचर होते हैं: सघन या गुंचित अधिवास, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। सघन या गुंचित अधिवास, इन ग्रामीण अधिवासों को पुंजित, सहज, संकेंद्रित, संकुलित आदि नामों से जाना जाता है। ग्रामीण अधिवास उपजन्य मैदानी भाग, समतल और पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जिनमें आवास गृह पास होते हैं और संपूर्ण गांव सघन बसे होते हैं। आसान पहुंच के लिए इनके लिए सड़कों का निर्माण होता है। आवासों के साथ साथ विद्यमान सामाजिक व धार्मिक स्थल भी बनाए जाते हैं। विशेषता: अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंची और बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बनाए जाते हैं। आवास आसपास बनाए जाते हैं, यानी मकान एक दूसरे से चिपका के बनाए जाते हैं। सामाजिक प्रामाणिकता के साथ लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। इन आवासों की संख्या 40 से 50 से लेकर सैकड़ों तक होती है। इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 1000 से ज्यादा होती है। सघन ग्रामीण अधिवासों के वितरण की अपन बात करें तो इस प्रकार के अधिवास नदियों के उपजाऊ मैदानों में सघन ग्रामीण अधिवास, गंगा सतलज के मैदान, मालवा का पठार, विंध्यन का पठार, नर्मदा घाटी, राजस्थान के मैदानी भागों में इस तरह के मकान पाए जाते हैं। ये मकान बहुत ज्यादा पास होते हैं और आपस में उठे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें गुंचित अधिवास भी कहते हैं। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, इसमें क्या है, मान लीजिए ये रामलाल का खेत है, ये श्यामलाल का खेत है। रामलाल ने अपने इस खेत के बीच में अपना मकान बना लिया, श्यामलाल ने, ये यहाँ पे श्यामलाल का खेत है, श्यामलाल ने अपना मकान बना लिया। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, एक अधिवास से दूसरे, मतलब एक आवास से दूसरे आवास के बीच में खेत होते हैं। लोग अपने खेतों के बीच में मकान बना लेते हैं, इसलिए दूर दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रकीर्ण यानी बिखरा हुआ, और एकाकी मतलब अकेला, इसलिए इनको प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसे अधिवास क्षेत्र या बिखरे हुए होते हैं, इसलिए आवास एक दूसरे से कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। विशेषता: आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, व्यक्ति एकाकी रूप में रहता है, अकेला रहता है, स्वतंत्र जीवन यापन आदि होता है, एक दूसरे के सहयोग की भावना कम रहती है। जब दूर रहेगा तो एक दूसरे के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए सहयोग की भावना कम होगी। कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच का भाव है, यानी कह सकते हैं गाँव वगैरह में देखते हैं ये मकान ऊंची जाति के लोगों का है, गाँव में दूसरे क्षेत्र में निम्न जाति के लोग रहते हैं, इस तरह के पाए जाते हैं। ये लोग, ये ऐसे जो क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश, एशिया के स्टेपी मैदान, गंगा के खागर क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र व तराई तथा भावर क्षेत्र, मध्य व दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपास, ऑस्ट्रेलिया के डाउन तथा दक्षिणी अफ्रीका के बैंड्स प्रदेश तथा दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में प्रकीर्ण अधिवास प्रमुखता से पाए जाते हैं। फिर अपन बात करेंगे मिश्रित अधिवास की। इसमें होता यह है, जैसे मान लीजिए ये एक गांव था कोई, इस गांव में बड़ी मात्रा में मकान पाए जाते हैं, यानी सघन रूप से बसा हुआ गांव था, यानी सघन या गुंचित गांव था। इस तरीके से ये सघन या गुंचित गांव था, ये उनके घर थे, ठीक है। अब मान लीजिए इस बंदे के, यानी जो पहले वाला मकान था, इस बंदे के पिताजी के 4 बेटे थे। उन 4 बेटों में जब इस मकान का डिवाइडेशन हुआ तो 4 हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, परिवार अपने आप को सेटल कर पाया और इसमें रहा। अब इन 4 भाइयों के फिर वापस से 2-2 संतानें भी हुई अगर, तो बेटा जी इसका 2 भागों में पार्टीशन तो संभव नहीं, नतीजा क्या होगा, जगह बहुत कम बच जाएगी। तो ये बंदा
इसमें से क्या हुआ, जैसे एक नंबर वाले के दो बेटे थे, तो एक बेटा तो इसी घर में रह जाएगा जो है ये, दूसरा जो बेटा है वो यहां से निकलकर अपने खेत पर जाकर अपना मकान बना लेगा। नतीजा क्या होगा, आधा गांव सघन बसा हुआ है और आधा गांव प्राकृतिक हो जाएगा। धीरे धीरे करके इनमें से परिवार के लोग और जो दूसरे घर उनमें से निकल के दूर दूर जाकर अपने अपने खेतों पर जब घर बना लेंगे तो क्या होगा, आधा गांव सघन बसा होगा, आधा गांव प्राकृतिक बसा होगा। इस तरह के, क्योंकि इसमें दोनों तरह की पाई जाती है, सघन भी और प्राकृतिक भी, इसलिए इनको मिश्रित अधिवास कहते हैं। इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। ये सघन व कठिन अधिवासों के बीच की अवस्था होती है जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने के से अधिवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। इनकी उत्पत्ति पर्यावरण कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं, जैसे सांगोद कोटा की तहसील का एक गाँव है खुर्द, वो इसी तरीके से बसा हुआ है। फिर अपन बात करें पल्ली या पुराणाधिवास। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसलिए उनका सबका नाम एक होता है। ये बस्ती अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के रूप में बसी होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पूरा गांव है, यहां पर जाटों के मकान है, इस कोने में राजपूतों के मकान है, यहाँ पर निम्न जाति के लोग पाए जाते हैं या सफाई वाली जाति के लोग पाए जाते हैं, यहाँ पर तीसरी और कोई कृषक जनजाति है वो निवास करती है। अब होता क्या है तो ये पूरा का पूरा एक ही गांव, लेकिन ये जो इनकी बस्तियां हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पल्ली, पाड़ा, नगला और अपने यहाँ कहते हैं ढाणी, ये सारे के सारे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मादियों की ढाणी, ये बागड़ाओं की ढाणी, ये चौहानों की ढाणी, ये पाटीदारों की ढाणी, इस तरीके से अलग अलग जाति के या अलग अलग गोत्रों के लोग अलग अलग रहते हैं, पर गांव एक ही कहलाता है, पूरा का पूरा गांव एक ही कहलाता है। इस तरीके से बना होता है। फिर अपन बात करेंगे बेटा जी ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की। तो अधिवासों के बसाव, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों के प्रतिरूप कहा जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों को प्राकृतिक कारक, नदियां, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, परिवहन मार्ग और धार्मिक स्थल आदि निर्धारित होते हैं, जिनसे देखिए प्रतिरूप का होता क्या है, मेरा जो फोटो है वो मेरा प्रतिरूप है। अगर अपन किसी गांव के ऊंचाई वाले स्थान पर जाकर उस गांव का शेप देखें, यानी उसका जो आकार देखें, वो आकार किस प्रकार का है, वही उसका प्रतिरूप कहलाता है। तो आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासों को निम्नलिखित प्रतिरूप निर्धारित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रेखीय प्रतिरूप की। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहां तक ये कोई एक नदी है या एक सड़क है या रेलवे लाइन है, इसके सहारे जब अधिवासों का निर्माण होता है यानी आवासों का निर्माण होता है, तो उसका आकार एक लाइन जैसा अपन को दिखाई देता है और इसी को अपन उसके आकार के आधार पर नाम प्रदान करते हैं और इसको अपन क्या कहेंगे, रेखीय प्रतिरूप। ठीक है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नदी घाटी या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है, तब रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवास का निर्माण होता है। इस प्रतिरूप में आवास आसपास एवं पंक्तिबद्ध यानी लाइन में होते हैं। इन प्रतिरूपों में आवास जैसे गंगा यमुना के मैदान और मध्य हिमालय के क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जयपुर जिले का बरवाड़ा यानी चौथ का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। इन्हें पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख, अर्धचंद्राकार आदि प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। सेकंड वाला जो होता है तीर प्रतिरूप, किसी अंतरिक्ष या शीर्ष पर या नदी के विषय के सहारे या दो आग के बीच विकसित
अधिवासों का प्रतिरूप प्राय तीरनुमा होता है। ऐसे स्थानों पर अग्रभाग में अधिवास के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती। ये नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती है, इसलिए अधिवासों का विकास पृष्ठ भाग की तरफ होता है। जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील के तट पर बने हुए अधिवास। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम बात करें बेटा अपने भारत की, तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला प्रतिरूप में आप यहाँ पर, ये अपना कन्याकुमारी है। यहाँ पर जो अधिवास होगा इसका शेप यूं होता है ना। अब इसमें आगे तो बढ़ नहीं सकता अधिवास, पृष्ठ प्रदेश है इसका, तो पीछे की तरफ विकास होता है और यहीं पर मकान बनते हैं। दो आप कहते हैं बेटा दो नदियों के बीच के उपजाऊ मैदानों को, तो पंजाब हरियाणा में दो नदियां या रेल लाइन जहां पर आपको दोस्तों मिलती हैं, तो उसके पीछे वाले भाग में जो आदिवासियों का विकास होता है वो तीर प्रतिरूप कहलाता है, क्योंकि इसका आकार बिल्कुल तीर की तरह तो होता है। ऐसे ही अपना ये कन्याकुमारी वाला हिस्सा है भारत का, यहाँ पर जो आदिवास है वो इसी प्रकार का पाया जाता है। फिर अपन बात करें त्रिभुजाकार प्रतिरूप, जब नदियां नहरों या सड़कों का संगम होता है और वो एक दूसरे को काटती नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्ड है काटती नहीं है। जैसे एक सड़क, नदी, रेलमार्ग या तीनों नदियां हो सकती हैं, तीनों सड़कें हो सकती हैं, ये एक दूसरे को काट नहीं है, लेकिन इन्होंने तीनों तरफ से उस एरिया को कवर कर दिया और इसके बीच में ही अधिवासों का विकास होता है। इस प्रकार के अधिवासों के विकास को और त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। अगर अपन बात करें बेटा तो पंजाब हरियाणा जहां पर बड़ी मात्रा में नदियां और नहरें पाई जाती है, इस प्रकार के अधिवास उन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। फिर अपन बात करें आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप, जो अपना ये तो अपना थर्ड हो गया, अपना जो फोर्थ है अपन यहां जाते हैं। तो जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं, उनके मिलनस्थल स्थानों से दोनों सड़कों के सहारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। विश्व में समतल उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूपों का विकास होता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक सड़क मेन रोड ये है, ठीक है, दूसरी मेन रोड ये है। अब इस मेन रोडों के बीच में फिर ये गलियां, आपकी कॉलोनी में जो मकान बने हुए हैं वो ठीक इसी प्रकार से बने हुए बच्चे, आप अगर उनको कभी ध्यान से देखें, ठीक है। अब इन गलियों में क्या होगा बेटा, ये मकान ऐसे बन गया, इसका मुंह इधर हो गया, और इसके पीछे की तरफ ये मकान ऐसे बन गया, इसका मुंह इधर हो गया। इस तरीके से ये मकान बन जाते हैं, इसका गेट इधर, इसका गेट इधर। आपकी कॉलोनी में जिस तरीके से बने हुए हैं इस तरीके से मकान बन जाते हैं। आप देख लीजिएगा किसी तरीके से पाए जाते हैं। ये रोड रह जाएगी जो आपके घरों के सामने है, ये आपके घर के गेट हो गए। इस तरह के प्रतिरूप आपके यहाँ पाए जाते हैं। इसमें ऐसा लगता है जैसे कि दरी पट्टी बिछा रही हो, इसलिए इसको चौकपट्टी प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अर्य त्रिज्या प्रतिरूप। जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें आकर मिलती हैं, तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्ग पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी गलियां मुख्य चौराहे पर मिलने से समानांतर नहीं होती। जैसे मान लीजिए गांव का कोई मुख्य स्थान है, यहाँ से अलग अलग दिशाओं में जो गलियां आके मिल रही हैं, इन गलियों के सहारे सहारे जब अधिवासों का निर्माण होता है तो अर्य प्रतिरूप का
आगे जाकर यही अड़िए प्रतिरूप आगे जाकर तारा प्रतिरूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन डायग्राम में आप अभी यही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें से कुछ सड़कें गांव से बाहर तक जाती है और उन्हीं सड़कों वो के सहारे जब मकानों का निर्माण हो जाता है तो तारे का सा प्रतिरूप दिखाई देता है। जैसे तारे में लाइट की लाइन है तो दूर तक जाती दिखाई देती है ना, इस तरीके से। और इसी को बिना दिए पर हम क्या कहते हैं, तारा प्रतिरूप, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। इसी तारे प्रतिरूप जो अड़िय प्रतिरूप है, ये कभी कभी दूसरे प्रतिरूप में भी विभाजित होता है, जिसे अपन मकर जाल प्रतिरूप कहते हैं। आपके कोर्स में नहीं है, बस केवल नाम है उसका, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जब इनके बीच बीच में सड़कें विकसित हो जाती हैं, इनके बीच बीच में जब सड़कें विकसित हो जाती हैं और उन सड़कों के सहारे अधिवास बन जाता है, तो ये मकड़ी के जाले जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको मकर जाल प्रतिरूप भी कहते हैं। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें तो विश्व में घनी आबादी वाले उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूप पाए जाते हैं। भारत में गंगा के उत्तरी मैदान और तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के प्रतिरूप दृष्टिगोचर होते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप प्राय किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थल, चौपालों और चारों ओर मकानों पर बसने वाले बस्ती के आकार वृत्ताकार हो जाता है, इसलिए इसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। प्रतिरूप की प्रारंभिक अवस्था होती है। अब देखो बेटा जी, अब अपना जो नेक्स्ट है, अब पहले एक बार क्लियर देखिए, ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें से डायग्राम भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं और अब इसका नंबर का वेटेज और बढ़ गया। अब वृत्ताकार प्रतिरूप की हम बात करें तो बच्चे वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या है, गांव में किसी नदी, झील, तालाब या मंदिर या कोई किले या गढ़ के चारों तरफ जब अधिवास बनना शुरू होते हैं तो ऐसे अधिवास वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाते हैं। ठीक है, इसका आकार लगभग गोलाई जैसा होता है, इसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। अब इसी वृत्ताकार प्रतिरूप से दूसरा एक नया प्रतिरूप भी विकसित होता है, जिसे पंखा प्रतिरूप कहते हैं। इसी वृत्ताकार प्रतिरूप के पास से जब कोई हाईवे या कोई रोड या रेल लाइन निकल जाती है और उसी रेल लाइन के सहारे या सड़क के सहारे जब अधिवास बनने शुरू हो जाते हैं तो वो पंखा प्रतिरूप कहलाता है। इसका आकार वो नहीं आता उसका, अरे गाँव में बोलते हैं उसको पंखड़ी या बीजना वगैरह जो कुछ बोलते हैं, उसके आकार जैसा होता है, इसलिए इसको पंखा प्रतिरूप कहते हैं। फिर तारा प्रतिरूप में आपको पहले पंखा प्रतिरूप, फिर अन्य प्रतिरूप। गांव वगैरह में कई बार क्या होता है, मानव अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण होने लगता है। आकार रहित अधिवास विकसित होते हैं, जिसे अनाकार प्रतिरूप कहते हैं। सड़कों तथा गलियों में ऐसे भूमि पर बाद में विकसित होती हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी, घुमावदार और प्राय सकड़ी होती है। भारत में अधिकांश गांव इसी श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के 12 जिले में लसाड़ी गांव अनाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। फिर चिड़ीनुमा प्रतिरूप। चिड़ीनुमा प्रतिरूप में होता क्या बेटा जी, जैसे मान लीजिए कि ये अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। जहां जहां पर पहाड़ी पर लगभग समतल जगह पाई जाती है, उस जगह को काटकर वहां पर अधिवास विकसित कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर होते हैं, जिनमें मकान परस्पर सटे हुए होते हैं परंतु एक दूसरे से दूर होते हैं, रूप में मिलते हैं। इन मकानों में पंक्तियां ढाल के अनुरूप कई परतों में स्तरों पर यानी कई स्तरों पर दिखाई देती हैं। हिमालय, रॉकी, सैंडीज और आल्प पर्वतों में ग्रामीण बस्तियां ऐसी दिखाई देती हैं। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले, ट्रांसपोर्ट नगर से आप दिल्ली हाईवे के साथ साथ जाएंगे तो आप पूरब की तरफ जब देखेंगे तो आपको झालाना पहाड़ियों के आसपास या इस तरह के प्रतिरूप देखने को मिलेंगे। और पहाड़ी है उनमें इस तरह के प्रतिरूप देखने को मिलेंगे। मधुछत्ता प्रतिरूप, देखिए आपने देखा होगा
मधुमक्खी का छत्ता इस तरीके से होता है, अगर अपन उसको नीचे जमीन पर रखते हैं तो आदिवासियों द्वारा जो घास और मिट्टी की झोंपड़ियां बनाई जा रही है ना, वो ऐसी दिखाई देती है, इसलिए इसको मधु छत्ता प्रतिरूप कहते हैं। भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबदनुमा झोंपड़ियों के गांव, टोडा जनजाति आंध्र प्रदेश के समतटीय मछुआरों के गांव, दक्षिण अफ्रीका में जूलू लोगों के गांव इसके प्रतिरूप में निवास होते हैं, जो दूर से देखने पर मधुमक्खियों के छत्तों के जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अन्य प्रतिरूपों में टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप, मकड़जाल प्रतिरूप, पंक्ति रूप प्रतिरूप, बहुत सारे प्रतिरूप हैं, अपन को उतना में डिटेल में नहीं जाना है। अब अपन कल पढ़ेंगे ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं। थैंक यू।